ये शिया सुन्नी तो मैंने नहीं बनाया ना, ये गौरव आर्या ने तो नहीं बनाया, या इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैठ के बोला कि मुसलमान दो हिस्से में तकसीम होंगे, एक को हम शिया बोलेंगे, एक को हम सुन्नी। आपने तो नहीं बनाया। मतलब हाफिज सईद हमारे मुल्क में आए, बेगुनाह लोगों को मारे, अपने लोग भेजे, आतंकवादी दहशतगर्द भेजे, मरवाए, और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाद दुबई में सेटल हो जाता। तो सिर्फ नियाजी नहीं था यहाँ पे, आपके 5-7 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी थे, और सीनियर रैंक्स के भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, जिनको यहाँ पे स्कॉच भी पिलाई है, उनको पाकीजा फिल्म भी दिखाई है। बड़े शौक से उन्होंने कई बार पाकीजा फिल्म देखी, वो बड़े मीना कुमारी के फैन हुआ करते थे जैन साहब। इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में 4 बीवियां अलाउड है, ये मैं समझ गया, लेकिन 2 पासपोर्ट अलाउड है, ये कैसे हो सकता है? 2 पासपोर्ट तो बिल्कुल झूठी बात है, ये गलत चीज है। ये शाहिद अफरीदी कि मेरे दादा को कोई तमगा मिला था, उसके दादा ने कोई रेप मर्डर करा था, तो उसको तमगा दे दिया कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने रेप कराया और तुमने लोगों का कत्ल गारत करी है। लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये सब नहीं होने वाला, अमन कभी नहीं। मेरे जीते जी अगर मेरी जिंदगी 10, 15, 20 साल और है, अगर है, भगवान ने लिखी है, तो मेरे जीते जी कभी पीस नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान में, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। आप और जो इसकी उम्मीद लगा रहा है वो बेवकूफ है, वो खुद से झूठ बोल रहा है, कभी नहीं होगा पीस। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया अपनी शो पे, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये मैं ना दुरानी और नूरानी, ये जो दोनों भाई हैं, ना मैं दुर्रानी को जानता ना मैं नूरानी को जानता। ये तो वैभव ने मुझे फोन करके बताया कि ये आपका कोई नाम ले रहा है ऐसे, और को दुर्रानी फंस गया है इसमें। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब मेरे चलते ना लोग एक को, अब कौन है दुर्रानी, मतलब कोई, मैंने 2-4 मैं बता रहा हूँ कि कौन से सहाफी हैं जिनको मैं पाकिस्तान में उनकी राइटिंग्स, उनकी शोज को फॉलो करता हूँ। मैं हामिद मीर साहब को फॉलो करता हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं यू नो हसन निसार साहब का बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आया अमीर साहब हैं आपके, पहले डॉन के लिए लिखते थे, अब द न्यूज के लिए लिखते हैं। मैं आया अमीर साहब को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ उनको बहुत, और भी काफी लोगों को पाकिस्तान के जो लिखते बहुत अच्छे हैं आपके जो लोग हैं पाकिस्तान में, तो उनको मैं बहुत रीड करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये सब चीजें ना कि इसका एजेंट है और ये सब, मुझे लगता है कि ये किसी को ना जबरदस्ती, अब उन्होंने एक जिसको कहते हैं जिन्न पकड़ लिया ना, गौरव आर्या नाम का। अब आपको जो समझ में नहीं आया, जो आपके खिलाफ लिखेगा, खिलाफ मतलब पाकिस्तानी फौज के या डीप स्टेट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो लगे, आप लोगों बोले इसी का एजेंट है, ये मेजर सब करवाता है। अच्छा, मैं एक सिर्फ आरजू जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक टीवी एंकर हूँ, राइट? आपने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा और कुछ है नहीं ज्यादा कि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत सब एक जबरदस्त टीवी एंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपने देखा है टीवी पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न। मैं भी मीडिया में नया नया आया हूँ, तो ना मैं कोई ऐसा कोई टॉप का एंकर हूँ, ना मैं कोई, ये पता नहीं इन लोगों ने कुछ ऐसा करके, और मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है ना जब ये दुर्रानी और नूरानी जो तो ना साबरी ब्रदर्स कव्वाल बेचारे, एक नूरानी फंस गया, एक दुर्रानी फंस गया, मुझे तो अब इनके पीछे लोग लग गए हैं। वो मैंने सुना था, वो वीडियो किसी ने भेजा था, वो मतीउल्लाह जान साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब अपना इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके वकील हैं, एक वकील से बात कर रहे हैं, और उनसे ये सब चीजें, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और वो जो दूसरा वीडियो जिसमें वो मौलाना साहब जो हैं, वो मौलवी साहब जो हैं, वो मस्जिद में बोल रहे हैं कि वो इंडिया का जो मेजर है ये सब, और पता नहीं क्या, वो शिया सुन्नी फसादात, मतलब देखिए, जब तक अगर 2 मिनट के लिए आप मान भी लीजिए, मैं कह रहा हूँ फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा है कोई इंडिया में जो करवा भी रहा है ना, अगर ऐसा है तो करवा कोई नहीं रहा, बट हाइपोथेटिकली एकेडमिकली सोचिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये शिया सुन्नी तो मैंने नहीं बनाया ना, ये गौरव आर्या ने तो नहीं बनाया, या इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैठ के बोला कि मुसलमान 2 हिस्से में तकसीम होंगे, एक को हम शिया बोलेंगे, एक को हम सुन्नी, हमने तो नहीं बनाया। और खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, इमरान खान साहब ही इज ऑन रिकॉर्ड, आप देखिए, उनका एक न्यूज चैनल है, मैं नाम भूल गया हूँ, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, रिसेंट उनका इंटरव्यू है कि सिपाही साहबा वाले उनके पास आए थे, और सिपाही साहबा वालों ने उनको बोला था कि खान साहब आप हमारी शियाओं से दोस्ती कराएं, क्योंकि एजेंसी वाले कहते हैं इनको मार दो। अब ना मैं पाकिस्तान की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं इंडिया की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं सिपाही साहबा कंट्रोल करता हूँ, ना शिया ना सुन्नी, मतलब, पर इनको कोई चाहिए, एक होता है ना द फॉल गाय, इनको एक चाहिए
कि भाई ये जिन है, ये जिन है, तो ये रात को पंखा घूम रहा है तो इसके चलते घूम रहा है। सो दे वांट समबडी टू ब्लेम, सो दे हैव कॉट मी। मैं एक न्यूज चैनल पे गई थी और वो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि आपकी वीडियोस के हवाले से कि आपको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन से। तो इस लेवल पे बात जा चुकी है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको ना कि लोग कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद करते। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मुझे कहीं के भी पसंद करें, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें, ठीक है। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत है। इतना मैं इमोशनल बैगेज लेकर नहीं चाहता, वहां के लोग पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, ना करें। आपने वो गजल सुनी होगी जगजीत सिंह की, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं। रंजिश यानी दुश्मनी। तो आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके जितने हाई प्रोफाइल दुश्मन होते हैं, जितने ज्यादा दुश्मन उतना इंपॉर्टेंट आदमी। वरना जो सड़क पे बेचारा आम आदमी चलता है उसका कौन दुश्मन है। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि आरजू जी, आपने बोला कि साहब आपने एफएटीएफ की बात क्यों करी, आपने ना ये सब ये मुख्तलिफ आपने बातें क्यों करी, और हाफिज सईद की। मतलब हाफिज सईद हमारे मुल्क में आए, बेगुनाह लोगों को मारे, अपने लोग भेजे, आतंकवादी दहशतगर्द भेजे, मरवाए, और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड है, वो आज की तारीख में भी पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। परवेज मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देखिए, वजाद खान का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला है कि लश्कर तैयबा हमारी हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो जो यूनाइटेड नेशंस से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, जो अमेरिका से ग्लोबल टेररिस्ट, दुनिया से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, वो पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कहता है कि भाई ये हीरो है पाकिस्तानी कौम का। और एक इंडिया में बैठा सा एक अदना सा छोटा सा एंकर, जिसकी इंडिया के टॉप 100 एंकरों में गिनती नहीं आती, टॉप 10 तो भूल जाइए, टॉप 100 में जिसकी गिनती नहीं आती बेचारे की, उसने यूट्यूब का वीडियो बना दिया तो पूरी कौम का दुश्मन बन गया। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? अभी तो मैं मीडिया में बहुत जूनियर हूं, मुझे 15 साल 20 साल लग जाएंगे, और तब तक शायद मेरी आंखें काम करना बंद कर दें, बिकॉज मेरी भी उम्र बढ़ रही है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस चीज को, जो कि नहीं देनी चाहिए। नहीं खैर, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा कम करके बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते। लेकिन एक चीज मैंने ये क्वेश्चन मैंने वैभव सिंह जी से भी किया था, लेकिन मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि हाफिज सईद की बात हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने अपनी एक वीडियो रिलीज की है। उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसपे उन्होंने कहा कि $100 मिलियन का इनाम रखा है हाफिज सईद के सर पे अमेरिका ने, कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई उसमें अगर इन्वॉल्व होता वो तो अभी तक कोई ना कोई पैसे ले गया होता, तो अभी तक कोई कुछ नहीं बता सका। एक चीज तो उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने ये बात की कि जब मोदी जी आए थे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे यहाँ पर, तो उस वक्त कोई इलेक्शंस होने वाले थे, और उनके इलेक्शंस क्योंकि वो हार रहे थे वो इलेक्शंस, और उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने जाके वहां पर जो हुआ था, मेरे ख्याल उड़ी का वाकया हुआ था या कौन सा, तो वो खुद करवाया था इंडिया ने, सिर्फ इसलिए ताकि मोदी जी इलेक्शंस जीत जाए। तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, दोनों बातों को उनकी? देखिए, पहली चीज तो ये जो अमजद शोएब साहब ने क्या बोला था, पहला वाला आरजू, आप मैं आई एम सॉरी, आपने जो पहला मैंने ये पूछा था कि अमजद शोएब साहब, एक तो ये जो था ना मोदी जी का, उनका कि वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्होंने खुद जाके वहां पे जो है गड़बड़ मचाई इंडिया में, और ये कहा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हाफिज सईद के सर 100 मिलियन का इनाम अगर रखा है, अमेरिका ने ये कहा है कि अगर कोई साबित कर दे तो मिलेगा। मैं समझ गया। एक तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है, जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो एपीएस पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर।
हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहाँ से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में थे, गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47 48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसकी बात माननी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल साहब की बात माने, क्योंकि आपके यहाँ रिवाज है जनरलों की बात मानने का। तो आप यूनाइटेड नेशंस को छोड़ें, आप जनरल साहब की बात मान लें, वो ठीक है, सेफ है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही जो आप अक्सर अपनी डिबेट्स में कहते हैं, जब भी पाकिस्तान और इंडिया डिबेट्स हो रही होती हैं तो अक्सर आप कहते नहीं है कि 93,000 जो थे वो हमने चाय पिलाई, उनको हमने वो ब्लैक लेबल पिलाई और ये क्या हो। तो वो कह रहे थे कि वो फिगर भी गलत है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के तो सिर्फ 28 से 30,000 फौजी थे और इंडिया के 4.5 लाख फौजी थे, यानी हमारे एक फौजी पे आपके 15 फौजी थे। और उसके बाद इस वजह से जो है वो सरेंडर करना पड़ा और ये फिगर भी गलत है। उसको क्या देखिए आरजू, देखिए बात ये नहीं है कि हमारे कितने थे और पाकिस्तान के कितने थे। जाहिर सी बात है कि इंडिया की फौज बड़ी थी, इंडिया की फौज ज्यादा थी। ये दिस इज अ नो ब्रेनर, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कौन सी बात है। और ये 92,000 का फिगर जो है, अमजद शोएब साहब को जरा होमदूर कमीशन रिपोर्ट दीजिए तो उसमें पता लगेगा कि कितने थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो भी गलत बोल रहे हैं और मेजर गौरव वारिया भी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जस्टिस जो होमदूर है, जिसकी होमदूर कमीशन रिपोर्ट थी, आप होमदूर कमीशन रिपोर्ट जरा अमजद शोएब साहब को उनका पीडीएफ भेज दीजिए और वो बोल दीजिए, उसमें जो फिगर होगा फिर मैं और अमजद शोएब साहब वो मान लेंगे, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं, पाकिस्तान का जस्टिस होमदूर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि साहब पाकिस्तान के इतने लोग थे तब जाके सरेंडर हुआ। क्यों हुआ सरेंडर? क्यों सरेंडर? क्यों उस फौजी ने अपनी जान नहीं दी लड़ते लड़ते? भाई अगर इंटरव्यू लें, मुझे नहीं पता कि ये उस समय सर्विस में थे कि नहीं, जनरल अमजद शोएब साहब 71 में अगर थे सर्विस में, तो आप उनसे बोलिए कि वो जो ब्रिगेडियर थे वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनका यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते थे, हम नहीं लड़े क्योंकि हमें जान की फिक्र थी कि सिविलियन न मारे जाएं। वो दुहाई दे रहे थे कि बंगाली सिविलियंस न मारे जाएं, तो उनके लिए हमने सरेंडर कर दिया। ऑन रिकॉर्ड है। अगर बंगाली सिविलियंस की जान की परवाह थी तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जनरल टिक्का खान कौन था? ये कौन था जिसने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे? वो कौन था? जरा देखिए, ये सब ना ये झूठी बातें हैं कि आपने, अच्छा ब्लैक लेबल तो पिलाई है, 2.5 साल 3 साल आपके जनरल्स ने गोल्फ खेली है। आपके सिर्फ ए के नियाजी नहीं था वहां पे, सिर्फ नियाजी नहीं था यहाँ पे, आपके 5-7 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी थे और सीनियर रैंक्स के भी बहुत लोग थे यहाँ पे, जिनको यहाँ पे स्कॉच भी पिलाई है, उनको पाकीजा फिल्म भी दिखाई है। बड़े शौक से उन्होंने कई बार पाकीजा फिल्म देखी, वो बड़े मीना कुमारी के फैन हुआ करते थे जनरल साहब। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये सच बात है। और जो 92,000 का फिगर है, ये हमारा फिगर तो है नहीं। आप देख लीजिए, शिमला मुआहदे की ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां पे लिखा है कि कितने लोग आए, कितने लोग। शिमला मुआहदा साइन करा बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, तब तो जाके वो छूटे उसके बाद 1 साल के बाद। इंडिया भी चाहता है और पाकिस्तान भी किसी हद तक चाहता है कि टेबल टॉक हो और बैठ के बात की जाए। तो आप लोग क्या डर गए हैं उनके पास जो प्रूफ है उससे, क्या आप बैठ के बात करना चाह रहे हैं? मैं तो कांप रहा हूँ यहाँ दिल्ली में बैठ के। मोहित यूसुफ साहब ने जो बोला है कि मेजर को तो पसीना आ रहा है, आप देखिए माथे पे बिल्कुल। मोहित यूसुफ साहब देखिए, ये अभी बच्चा है बहुत, आई थिंक 38 साल का है ना मोहित यूसुफ।
बताएं। ये ऐसे 38-40 साल का, तो अभी छोटा है मुझसे, बहुत ज्यादा छोटा है, तो अभी इसको ना थोड़े जो विजडम टीथ हैं इसके नहीं आए अभी तक। मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें ना, मैं आपको बताता हूँ। जी। पहली चीज तो ये है कि इंडिया बात करना चाहता है, ये जैसे ही उन्होंने बोला इंडिया बात करना चाहता है और इंडिया ने पहल करी है, साफ तौर पे सरकार ने बोल दिया कि हम कभी भी बात करेंगे ही नहीं पाकिस्तान से, कहानी खत्म। तो ये क्यों अपनी कौम से झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता, इनको क्या मिलता है झूठ बोल के। आपको पता है ना वो अमेरिकन सिटीजन है मोहित यूसुफ, तो आप डुअल देखिए नेशनल। ना, मैं उसका पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट है। अब आप छोड़िए ये सब बातें ना कि प्रूफ है उनके पास और ये है, प्रूफ है तो क्या उसकी क्या बिरयानी कोरमा बना के खाना है प्रूफ का? ये मेजर गौरव आर्या कि मोहित यूसुफ किस चीज का वेट कर रहा है कि गौरव आर्या लिखित परमिशन देगा तब जाएगा वो यूएन में? जाओ इंडिया को एक्सपोज करो, तुम्हें किसने रोका है? कब हुआ था ये जो पूरा केस था आपका एपीएस पेशावर का, कब केस हुआ था? और जब तक केस जी। हुआ था एपीएस पेशावर का, और जब का केस हुआ था एपीएस पेशावर का, तो वो आप तो कहते हैं कि आईएसआई वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को 5-6 साल लग गए ये सब करते करते। क्यों नहीं गए यूएन? किसने? मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि साहब प्लीज आप मत जाएं, इंडिया को शर्मसार ना करें। किसने रोका है इनको? जाएं ना, पूरा लाओ लश्कर लेकर जाएं, कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशन, वहां पे धरना दें साहब। वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर वैसे भी चैंपियन है धरना देने में, उसको बोलो कंटेनर लेके जाएगा यूनाइटेड नेशन के सामने धरना देगा। भाई किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका कभी, हमने तो नहीं बोला। तो ये सब झूठी बात है। इंडिया, देखिए इंडिया, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे हमारे हक में ना हो। पाकिस्तान में क्या है कि खासतौर से जो आपका निजाम है वहां पे, और जो लोग आपकी, खासतौर से आपका जो अशराफिया है जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, वो लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब आप देखिए मोहित यूसुफ एक अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ठीक है ना, चलिए आप कह रहे हैं डुअल सिटीजनशिप, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। इसके पहले वो कहाँ था, कहाँ नौकरी कर रहा था? वो तो नौकरी कर रहा था, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, एक अमेरिकन थिंक टैंक में। तो आप एक बात बताइए, आपने एक अमेरिकन सिटीजनशिप को, सॉरी अमेरिकन सिटीजन को आपने पाकिस्तान का एनएसए बना दिया। लेकिन सिर्फ मतलब पासपोर्ट, अगर अमेरिकन पासपोर्ट उन्होंने ले लिया उससे वो अमेरिकन तो नहीं हो जाएंगे ना, है तो वो बाय बर्थ तो पाकिस्तानी ही रहेंगे ना, नेशनलिटी तो पाकिस्तानी ही रहेगी। जब नहीं आरजू, ये आपका गलत सोचना है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं और उसकी सिटीजनशिप लेते हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के आपको कसम खानी पड़ती है कि आई स्वेयर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ आप कहीं के भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका पासपोर्ट कहाँ का है? आप एक अमेरिकन सिटीजन हैं, और आप उनसे पूछिए ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो छोड़िए उनके पास प्रूफ है, ये सब झूठी, ये सब मक्कारी वाली बातें कर रहे हैं वो। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आपको चॉइस दी जाएगी, आपको एक पासपोर्ट छोड़ना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना है, अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ना है, आप प्लीज चूज करें कि आपको एक मुल्क की सिटीजनशिप आपको छोड़नी है। पूछिए मोहित यूसुफ से, पूछिए कि तुम कौन से मुल्क की सिटीजनशिप छोड़ोगे, पूछो ना उससे, किसकी छोड़ेगा वो कह दे कि मैं अमेरिका की छोड़ूंगा, ये लो मेरा अमेरिकन पासपोर्ट मैं फाड़ के फेंकता हूं। अब बोलो कि करेगा? देखते हैं करता है कि नहीं करता। नहीं करेगा वो, क्योंकि ये एक नहीं है। आपकी कैबिनेट में, आपकी फौज में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके बिजनेस हाउसेस में, हर जगह बंदे भरे हुए हैं, हर जगह आपके हर लेयर में ऐसे बंदे हैं जो काबिल है, जिसके पास पैसा है, जिसका रुतबा है, जिसके पास ताकत है पाकिस्तान में, उसके 2-2 पासपोर्ट हैं। जो पाकिस्तान में है वो बेचारा फंसा हुआ है क्योंकि वो मुफलिस है, वो गरीब है, या फिर उसके पास वो रसूख नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो कुछ बाहर जाके मैनेज करे, या अपने लंदन में फ्लैट ले, या दुबई में वो बंगले ले अपने। तो ये सब, ये आपका एनएसए, मतलब इंडिया में अगर आप कोई सोचे, इंडिया में आप छोड़ दीजिए एनएसए आप छोड़, एनएसए तो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी मुल्क का। इंडिया के डोवाल साहब है एनएसए, पाकिस्तान के मोहित यूसुफ है एनएसए, तो बहुत, इंडिया में एक फौज का सिपाही का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, एक सिपाही का, एक पीडब्ल्यूडी के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेलवे के वर्कर का नहीं हो सकता, एक रेड़ी चलाने वाले का डुअल पासपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी वफादारी सिर्फ एक मुल्क से हो सकती है। ये दोहरी वफादारी कोई वफादारी नहीं होती। इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में 4 बीवियां अलाउड है, ये मैं समझ गया, लेकिन 2 पासपोर्ट अलाउड है, ये कैसे हो सकता है? 2 पासपोर्ट तो बिल्कुल झूठी बात है, ये गलत चीज है ये।
आप लेकिन कहते हैं आपके यहाँ तो आपको, देखे मेजर साहब, आपके यहाँ तो अक्षय कुमार ने एक ले लिया था कैनेडियन पासपोर्ट, तो आप लोगों ने इतना तंग किया कि उस बेचारे को वापस करना पड़ा। मतलब अपनी मर्जी से कोई रह नहीं नहीं मैं सकता। नहीं नहीं, अक्षय कुमार का पूरा केस, अक्षय कुमार का डुअल पासपोर्ट नहीं था। अक्षय कुमार नहीं ने डुअल नहीं। इंडियन सिटीजन, हाँ हाँ, बात डुअल की हो रही है। आप मेरे खुद के रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप है, कुछ बाहर रहते हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो कह रहे हैं नहीं साहब कुछ साल के बाद हम वापस आएंगे। कुछ हैं जो वहां पे सेटल हो गए। बाहर सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर सेटल है। मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने रसूख वाले लोग हैं, उनका, अक्षय कुमार का ये केस था कि जब अक्षय कुमार की लगातार 10-15 फिल्में फ्लॉप हुई थी और उसको लगा था कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो अक्षय कुमार ने बोला चलो मैं कनाडा इमिग्रेट कर जाता हूं, मैं कुछ और बिजनेस करूंगा वहां पे, कोई काम धंधे पे लग जाऊंगा क्योंकि मेरी पिक्चरें नहीं चल रही हैं। तो उस समय अक्षय कुमार ने कनेडियन पासपोर्ट लिया। अब अक्षय कुमार हिट हो गया तो अक्षय कुमार दोबारा इंडियन सिटीजनशिप के लिए, अक्षय कुमार ने ही हैज अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड ही विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। इट्स ओके। मैं कह रहा हूं कि आपको जहां रहना है, अगर आपकी खुशी अमेरिका में है, आप अमेरिका में रहिए। एक मुल्क के लिए आप वफादार रहिए, ठीक है, एक मुल्क के लिए। जो आपका रूल अलाउ करे ना करे, ये बात नैतिकता की है आरजू, ये बात अखलाक की है, ये बात कैरेक्टर की है, ये बात लीगैलिटीज की नहीं है। इसमें लीगल लूपहोल्स ना ढूंढने के हमारा मुल्क अलाउ करता है, आपका मुल्क नहीं अलाउ करता है, या हमारा नहीं अलाउ करता आपका अलाउ करता है, वो बात है ही नहीं। इसमें इसमें सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए वफादार हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए वफादार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है मैं पाकिस्तान के लिए वफादार हूं, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैं अमेरिका के लिए। ऐसी वफादारी बट नहीं सकती, या तो होती है वफादारी या नहीं होती। लेकिन मेजर साहब, उस रिपोर्ट को आप क्या कहेंगे जिसका जिक्र जो है वो मोहित यूसुफ ने भी किया है, और मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि इंडियन बैंक्स इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फंडिंग में। 44 बैंक्स शायद लिखे हुए थे। तो उसको आप किस तरह देखते हैं? इसलिए कि वो रिपोर्ट पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई ना, वो तो अमेरिका से बनकर आई है वो रिपोर्ट। देखिए, नहीं, वो जो रिपोर्ट है, पता नहीं मोहित यूसुफ ने अपने घर में छापी है। असली बात ये है कि कुछ बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए एक प्रॉब्लम है जो कि अमेरिका में भी होती है, हर जगह होती है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग है, एक टेरर फंडिंग है। ठीक है आरजू जी, दो चीजें हो गई। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तो हर जगह होती है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट। तो जो है उसको जेल में डालिए। अब टेरर फंडिंग बैंक्स नहीं करते, बैंक टेरर फंडिंग नहीं करता। बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई XYZ बंदा है जिसका एक इंडियन बैंक में अकाउंट है, राइट, कोई XYZ बंदा है, उसने बाहर किसी को पैसा भेजा, वो बंदा टेररिस्ट निकला, राइट। तो आप तो बोलेंगे ना कि ये वाला इंडियन बैंक है जिसके थ्रू वो फंड्स गए, जो सच बात है, गए, तो उस बंदे को पकड़ के जेल में डालिए। अब आप देखिए, बात यह है कि एक बिल्डिंग में अगर एक बिल्डिंग में 100 बाशिंदे रहते हैं, अगर उसमें से एक चोर निकल गया, उसने गलत काम करा, ठीक है, या उसने कोई नाजायज हरकत करी है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी वो बिल्डिंग खराब है। वो एक बंदा, उसको पकड़ जेल में डालो। और इंडियन लॉज अलाउ करते हैं, यहाँ कोई माफी नहीं मांगेगा अगर किसी ने टेरर फंडिंग में कोई, अगर केरला से कितने लोग हैं आईसिस के, इस्लामिक स्टेट में जो कई फाइटर्स हैं, केरला में गए हैं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया के साउथ में, वहां पे मस्जिदों में जो बातें सिखाई जाती हैं, राइट, जो बोली जाती हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको तो बिल्कुल वो आपको कुछ कुछ मदरसे पाकिस्तान के याद आ जाएंगे। वहां पे ऐसा केस चल रहा है, वहां पे इतना जहर, वो जो लड़के जा रहे हैं वहां से लड़ने के लिए बाहर, और लड़कियां जा रही हैं इस्लामिक स्टेट के लिए, वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत बना रहे हैं। तो वो उनको कौन सिखा रहा है? ये सब रेडिकलाइजेशन तो हो रहा है ना, तो इंडिया में भी हो रहा है। तो अगर वहां से किसी लड़के ने, फॉर एग्जाम्पल एक केरला का है, या केरला का एग्जाम्पल क्यों लो, आप कहीं और का ले सकते हो, दिल्ली का है या कहीं भी इंडिया का कहीं और का है, जो रेडिकलाइज हो गया, लेट्स से ही सेज कि मैं इस्लामिक स्टेट में जा रहा हूं, ठीक है, तो तुर्की जाएगा, सारे के सारे तो तुर्की से ही जाते हैं। अब उसने क्या करा कि इंडियन बैंक से अपना पैसा बाहर भेज दिया किसी टेररिस्ट को। किस बैंक से भेजा? जब, अच्छा, ये रिपोर्ट कहां से आई कि इंडियन बैंक्स इसमें है? ये किसने रिपोर्ट दी है? आपको पता है? ये रिपोर्ट का इनिशिएशन इंडिया ने खुद कराया, क्योंकि हमारे यहाँ छुपाने का रिवाज नहीं है। और पाकिस्तान और हम में सबसे बड़ी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गलतियां नहीं करते, हमारे यहाँ जुर्म नहीं होते, या हमारे यहाँ फॉल्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारी गलतियां पाकिस्तान से ज्यादा हों, लेकिन कोई इंडियन ये नहीं बोलेगा कि हम 1962 की चीन के साथ जंग हारे नहीं थे, एक्चुअली हम जीत गए थे, लेकिन कोई साजिश हो गई थी। ये सब कोई नहीं कहेगा। मैं फौजी अफसर हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है, वी लॉस्ट द वॉर, जो भी है,
जो भी उसके पीछे रीजंस है। फैक्ट इज दैट वी लॉस्ट द वॉर, बट टुडे इंडिया इज डिफरेंट, इट इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962। आ जाए चाइना, दिखा देंगे चाइना को, कहानी खत्म हो गई। इट्स ओके सच बोलना। ये कौम, हमारी कौम इसलिए तरक्की नहीं कर रही है कि हमारी कौम में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जो कि हैं वैसे। हमारी कौम इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि इन दी एंड वी टेल द ट्रूथ, अपने आप से तो कम हम सच ही बोलते हैं। तो कोई साजिश नहीं कर रहा, जो हमारी गलती हम कबूल करते हैं। भी एग्री नहीं है, वो यही कहते हैं अपनी वीडियोस में कि इंडिया अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हैं। और आप लोग जैसे टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान पे हमेशा एलिगेशंस लगाता रहा है भारत के टेरर फंडिंग के हवाले से, FATF में ग्रे लिस्ट से कहते हैं ब्लैक में चले जाए। लेकिन अब हो ये रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि अब इंडिया जो है या भारत जो है वो FATF में फंसेगा जाकर, और वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होगा। देखिए ऐसा है कि जब तक मैंने पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम्स देखे काफी ना, तो मैंने एक चीज देखी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी पाकिस्तानी एंकर बात करते हैं ना FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो हर समय उल्टी बातें करते हैं। एंकर और पैनलिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सारी की सारी मतलब वो ऐसी उल्टी बातें करेंगे कि कोई भी बाहर वाले मुल्क वाला को हंसेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। फर्ज कीजिए उससे पूछा कि साहब देखिए हम टेरर, ये जो हमारे टेरर फंडिंग के केस लगाए गए हैं, ये हम कैसे निकल सकते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से और व्हाइट में कैसे जा सकते हैं हम। तो बोलेगा साहब ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंडिया की साजिश है। तो उसने पहले बोल दिया कि साजिश है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। उधर भी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके 41 या 42 पैरामीटर थे जिसमें से आपने सिर्फ 2 में कंप्लाई करा है। वो ये नहीं बोल रहा कि हमें कंप्लाई करना चाहिए, हमने क्यों नहीं कंप्लाई करा, राइट। और देखिए ना, अमजद शोएब साहब जो भी बोले, मैं जो भी बोलूं आप छोड़ दीजिए ना। आप देखिए ना, आपका मुशर्रफ क्या बोल रहा है, आपका इमरान खान क्या बोल रहा है, आपके जर्नैल क्या बोल रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, मेरी क्या औकात है जो आप मुझे बोल रहे हैं कि मेजर ने ऐसा बोल दिया। मारे गोली ना, मेजर गौरव वारिया एयरपोर्ट गोली मारे, बिल्कुल एमुनेशन वाली गोली जो होती है ना, रियल वाली। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि आपके खुद के जर्नैल क्या बोल रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है। अब आप बोले नहीं सब वो भी साजिश है। इमरान खान के 2 भाई पैदा हुए थे इमरान खान के नाम के, वो सौते बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, वो किसी और ये भी एक यहूदी के, हाँ, करण अर्जुन टाइप की एक साजिश है। अब मैंने करण अर्जुन तो पिक्चर में देवर नॉट ट्विंस, बट कोई भी शक्लें अलग थी। आपने पिक्चर नहीं देखी इसका मतलब। अच्छा आपने देखा, अच्छा सॉरी हाँ, यू राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्जुन जी, देवर ट्विंस बट शक्लें अलग थी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तो ये सब ना, आप जब खुद आपके लोग, और ये कोई छोटे लोग नहीं, कोई टीवी एंकर नहीं। देखिए मैं तो एक अन्ना सा टीवी शो होस्ट हूं, तो मेरी बात छोड़ देना, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर है आपका, परवेज मुशर्रफ आपके आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट हैं, राइट। अब आप देखिए, रेडर्स इन कश्मीर एक किताब है जो मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी ने लिखी है, रेडर्स इन कश्मीर। आप वो किताब पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगा वो किताब, आप जरा पढ़िए रेडर्स इन कश्मीर। 22 अक्टूबर के दिन था जब पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक करा था, और ये बड़ा ये कहता है ना, ये आपका शाहिद अफरीदी, कि मेरे दादा को कोई तमगा मिला था, उसके दादा ने कोई रेप वेप मर्डर करा था, तो उसको तमगा वमगा दे दिया कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने रेप करा है और तुमने लोगों का कत्लो गारत करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी आप ये देखिए ना कि अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर, पाकिस्तानी जनरल है, वो खुद क्या कह रहा है। फिर आप कहते हैं मेजर गौरव वारिया ये कर रहा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इस एजेंसी का एजेंट है, उस एजेंसी का एजेंट है, और ये है वो है। अरे भाई, मेजर गौरव वारिया को छोड़ो, तुम्हारे खुद के जर्नैल अपनी किताबों में लिख के कह रहे हैं कि हाँ, हमने कारगिल पे अटैक करा छुप के, हम लोग कारगिल के अंदर घुसे, हम सियाचिन को आइसोलेट करना चाहते थे। और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया तो जनरल साहब, आपके वो जनरल या ब्रिगेडियर साहब तो गुस्सा हो गए शो में, रिपब्लिक टीवी की शो पे गुस्सा हो गए साहब। वो कह रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। उसने बोला कि भाई हाईवे 1 अल्फा जो है हम उसको काट देंगे द्रास से, द्रास डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, उसमें एक टाउन है छोटा सा, तो हम उसको काट देंगे वहां से, तो फिर सियाचिन आइसोलेट हो जाएगा। अरे हमारा थॉइस पे एयरबेस है, राइट। उसके अलावा अगर आप लेह से जाते हैं सियाचिन, तो आपको कारगिल, मैं तो जा चुका हूं सियाचिन बेस कैंप, आपको कारगिल जाने, कारगिल कहीं और पड़ता है, ये कहीं और पड़ता है। ये पता नहीं किस चक्कर में मुशर्रफ ने अटैक करवा दिया, खुद उसके समझ में नहीं आया आपने क्यों, क्या था। अच्छा दूसरी चीज है कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करवाना है, इसलिए कारगिल कराया था। फिर मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब, आप जनरल हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, आपने गलत जगह अटैक कर दिया।
कारगिल तो लद्दाख में है, वो बिल्कुल एक्सेस ही उसका अलग है कश्मीर से। आपको कश्मीर लिबरेट करवाना है, आपने कारगिल में अटैक कर दिया। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक और बड़ा फेमस गाना है बॉलीवुड का, ये क्या करते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। तनिष्क का एक ऐड बना था, उस पे इतना क्या हंगामा हुआ, उसमें से क्या गलत बात दिखाई जा रही थी जो आपके एकदम वो उसको रुकवाया गया और शोर मच गया? देखिए, वो तनिष्क की ऐड मैंने देखी है, थोड़ी सी देखी है, पूरी नहीं देखी, मैं चलते फिरते देखी थी मैंने। और जो मैंने लोगों के मन में एक बात थी कि ज्यादातर जो 90% ऑफ मैरिजेस हैं, आपने तो बॉलीवुड का देखा ना, बॉलीवुड की शादियों का आपने जिक्र करा। बॉलीवुड में नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई, क्योंकि वो लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो जिससे शादी करें। अगर कल कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार है और कहेगा कि मैं इस एक पीछे पेंटिंग है, मैं पेंटिंग से शादी करना चाहता हूं, तो वो पेंटिंग से शादी कर लेगा। उनके लिए तो आम लोगों के रूल अप्लाई करते ही नहीं, वो अपनी अलग दुनिया है उनकी ना। वो टेलीफोन के खंबे से शादी कर ले कल, कौन उसको मना करने वाला है? बात यह है, जो कंसर्न ये है, 2-3 कंसर्न थे लोगों के इस एड में, राइट। पहला तो कंसर्न ये था कि साहब, लड़की किस मजहब की थी और लड़का किस मजहब का था, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस्लाम परमिट नहीं करता कि आपकी गैर मुसलमान से शादी हो, राइट। इस्लाम परमिट नहीं करता। तो जो गोद भराई की रस्म है, जो कि हिंदुओं की रस्म है, पहली चीज तो ये कि अगर उस लड़की की मुसलमान परिवार में शादी हुई और उसका बच्चा होने वाला है, वो लड़की जो वाइफ दिखाई है उसमें जो लेडी दिखाई है, जो प्रेग्नेंट है वो दिखाई है, इसका मतलब वो ऑलरेडी मुस्लिम बन चुकी है, तभी उसकी शादी हुई। तो वो हिंदू रस्म क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की हिंदू बनी रही इसलिए उसकी गोद भराई की रस्म होती है? वहां पर तो भगवान की मूर्तियां होती हैं, वहां पे प्रॉपर पूजा पाठ होता है, वहां पे पूरा सिस्टम है ना हमारा। अगर आपके यहाँ कुरान खानी होगी तो वहां पे कुरान शरीफ तो होगी ना, मौलवी तो होगा ना। अब आप उल्टा सीन कर दीजिए, मानिए कि जो लड़की है वो मुसलमान है और लड़का हिंदू है, और वो कहता है कि जी आपके यहाँ ऐसी रस्म मनाई जाती है, लेकिन रस्म तो लड़की को खुश करने की है, और वो बोलते हैं कुरान खानी दिखाते हैं कि आइए, इंप्लाई करते हैं कुरान खानी हो रही है, और वहां पे कुरान शरीफ नहीं है, वहां पे मौलवी साहब नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ गोद भराई में ऐसा। तो ये जो एड है, ये एड फ्रॉड है। पहली चीज मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एड को दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल हैव मेड देयर चॉइस वेरी क्लियर, तो मैं और आप कोई नहीं होते कहने वाले। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जो लव जिहाद है ना, जिसका नाम लव जिहाद, वैसे लव जिहाद एक ऑक्सीमोरन है, क्योंकि जिहाद में कोई लव वाला मामला तो होता नहीं है, बट कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पे मुस्लिम लड़कों ने इंडिया में अपना हिंदू नाम बताया है, और जब शादी हो गई तब लड़की को बोला है कि एक्चुअली मैं मुस्लिम हूं, फिर उसका कन्वर्जन करवाया है। हाल ही में एक लड़की की लाश सूटकेस में मिली। तो मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं में नहीं होता। अगर मैं ये कहूं कि साहब डाउरी हैरेसमेंट और डाउरी डेथ्स हिंदुओं में नहीं होती, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं हिंदुओं में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं ये सब बोलूंगा नहीं ये डाउरी डेथ्स नहीं होती हिंदुओं में, और औरतों को जुल्म नहीं होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ये जो टर्म है ना लव जिहाद, दिस इज अ वेरी रियल टर्म, और हाल ही में 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोगों को मतलब ठीक नहीं लगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये झूठ बोल के लड़कियों को फंसाना, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इंडियंस को इस चीज की बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा लड़कियां पिछले साल, हिंदू और सिख लड़कियां कन्वर्ट कराई गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचना है। इसका एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। बाकी हिंदुस्तान का संविधान आपको आजादी देता है, आपको जिससे शादी करनी है करे, लेकिन हाँ, ये जो वायलेंस की खबर थी, खास एक टीवी चैनल पे दिखाई गई कि तनिष्क के शोरूम पे अटैक हुआ, बाद में पता लगा कोई अटैक नहीं हुआ, वो फेक न्यूज थी। और दूसरी चीज है कि ठीक है, लोगों ने अपनी इजहार राय करी है, अगर कुछ हिंदुओं को पसंद नहीं आया, उन्होंने बोल दिया सोशल मीडिया पे, साहब हमने पसंद नहीं आया, पर किसी ने अटैक नहीं करा। आप ये देखिए ना, किसी ने अटैक नहीं करा। पर वहीं पे आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर जैसे कि अगर कोई कार्टून बना दे, तो चार्ली हेब्डो के ऑफिस में 12 लोगों का कत्ल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी कुछ नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सी रस्में हैं जो कि इंडिया में होती हैं या हिंदू रिलीजन में होती हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स भी करते हैं।
मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि गोद भराई की रस्म हो रही है, उसका रिलीजन के साथ तो कोई मेरा ख्याल है कि आप उसको नहीं जोड़ सकते। फिर जैसा आरजू जी, दो बातें आपने बोली। पहले तो आपने बोला कि कई रस्में पाकिस्तान में भी मनाते हैं जो कि हिंदू रस्में हैं, जैसे गोद भराई की आपने, तो पहली चीज मुबारक हो, आपने तस्लीम करा कि आप सब लोग पहले हिंदू थे, वरना सारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि साहब हम सऊदी अरब से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, हम तुर्की हैं, फलाना ढिमका। अच्छा, वो बंदा मुझसे बहस कर रहा है सोशल मीडिया, उसका नाम रंधावा है, वो नाम रंधावा है उसका, और वो बहस कर रहा है कि हम यहाँ के थे। मैंने फिर उससे बहस नहीं करी। उसको सपोर्ट करने वाला कोई चौधरी था, कोई चौहान था, कोई विर्क था, कोई मान था, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें ना दो बातें हैं। कि पहले तो आरजू जी ये बात है कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप घर वापसी की बात करते हैं ना, घर वापसी की बात करते हैं, वो रिटर्न है। इट्स नॉट कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो देर इज नो सिस्टम बाय विच आई कैन से कि आरजू काजमी जी आप हिंदू बन जाइए। आप नहीं बन सकती, आप चाहते हुए नहीं बन सकती, आप सर के बल खड़ी हो जाएं तब नहीं बन सकती, पहली चीज, राइट। पर अगर मैं किसी मौलवी के सामने चला जाऊं अभी, ठीक है, तो करीब 45 सेकंड में वो मुसलमान बना देगा मुझे, ठीक है, ये बात सच है। वो मौलवी जी आएंगे, मंत्र मंत्र जो भी पढ़ना है वो बोला ये पढ़ो, आउट, डन। तुम आज से तुम्हारा नाम गौरव से तुम्हारा नाम गयासुद्दीन है, जाओ खुश रहो तुम बेटा, तुम मुसलमान बन गए। तो हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको आरजू जी ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना ये एक रियलाइजेशन है, राइट, इन इंडिया। और मुझे लगता है कि मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, कहीं ना कहीं उनको ये एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये जो पुरानी हमारी सरकारें थी जिन्होंने जो हमें खास किस्म की तारीख पढ़ाई थी, इतिहास पढ़ाया था ना, जिसमें से आधा झूठा है। बात बताइए आप, इंडिया की जो सभ्यता है, जो हमारी तारीख है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो 7-8 हजार साल पुराना है। 5,000 से ज्यादा तो रिकॉर्डेड है। और हमें बोला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी, बट हमसे कहते हैं तुम्हारा ये फादर ऑफ द नेशन है। कैसे होगा ये? 7-8 हजार साल पुरानी सभ्यता का सिविलाइजेशन का फादर ऑफ द नेशन 1947 में कैसे हो गया? और ये किस तरीके? तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि हिंदूज के बीच में अब ये रियलाइजेशन। Please subscribe and share my channel.